नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि अभी जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 15 जुलाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा नोटिफिकेशन वन बाय वन रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इस बार की बदलाव हुई हैं, पहले से किस मामले में ये नोटिफिकेशन अलग है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो परीक्षा है वो एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है। ठीक है, इसमें ये जो एकीकृत शब्द लिखा है ये थोड़ा नया है, बाकी पहले की तरह सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो हम सारा वन बाय वन रीड करते हैं, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन पढ़ने से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो अगर कोई भी सपोज करिए, अगर कोई युद्ध लड़ना है तो आपको उसकी सब चीज़ों को बारीकी से पता होना चाहिए पहले वन बाय वन। ठीक है, तो इसमें ये जो है 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है अभी। इसमें ये देखिए, ये सारे पद दिए गए हैं, जिला समादेष्टा, राज्य कर सहायक आयुक्त और अपर निर्वाचन पदाधिकारी, ईक पदाधिकारी, ये समथिंग इस तरह से पूरे पद दिए हैं। और इसमें अगर हम देखें ये टोटल पद क्या कितने दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये 235 पद इसके लिए हैं। और सारणी सेकंड में जो ये सारे पद हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, ये सारे इसके पद 111 पद हैं। तो ये टोटल पद दोनों होंगे, दोनों को मिला के उसकी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो होनी है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कौन कौन सी परीक्षाओं को मिला दिया गया है, इसकी वजह से इसको संयुक्त परीक्षा कहा गया है। और इसका बेसिकली जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या क्या है। तो 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद जो दूसरा पद है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। तो इस पद के लिए ये सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो तीसरा है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, जिसमें है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य होगा। चौथा इसमें जो है पुलिस उपाधीक्षक, तो इसमें पुलिस उपाधीक्षक में इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार इंजीनियरिंग और ये सारा जो मतलब बीटेक वाली डिग्रीज हैं, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। इनमें लिखा गया विषयों में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियंत्रण में स्नातक डिग्री अथवा या समकक्ष में 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता 45% होगी। तो ये सारी डिटेल इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में है। हाँ, एक चीज़ आरक्षण के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आरक्षण के बारे में जो है, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत देय होगा। इन्हें कोई अन्य आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। तो जो आउटर स्टेट वाले हैं उनमें महिला और दिव्यांग, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी और किसी को नहीं मिलेगा। बाकी सब एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे। तो ये सारा रिजर्वेशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद इसमें जो और सारी चीज़ें दी गई हैं, और इसमें यहाँ पे कुछ खास नहीं। हाँ, उम्र सीमा देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उम्र सीमा कब से कंसिडर की जा रही है। दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र सेवा वार 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ी वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष, ये इतना होना चाहिए जो एज क्वालिफिकेशन है इस परीक्षा के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें तो पुरानी ही हैं लगभग। शारीरिक क्षमता आप जानते हैं, पुलिस उपाधीक्षक के लिए कुछ, या जिला समादेष्टा जो होते हैं, या अग्निशमन पदाधिकारी, उनके लिए थोड़ी सी जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है वो सारी दी गई हैं। हाँ, शुल्क के ऊपर हम आते हैं। देखिए, शुल्क की बात यहाँ पे की जाए तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है। ठीक है, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये। उसके बाद बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित, अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए भी 150 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जिसमें 40% या उससे अधिक हों उनके लिए 150 रुपये रखी गई है। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये ये जो फीस है,
जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, वो सारा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ये आपको फॉर्म भरते समय पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी परीक्षा संरचना देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में है एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। ठीक है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो एग्जामिनेशन में है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो लास्ट टाइम तक यही पूछते रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो नोटिफिकेशन आया उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। बस किसी ने कह दिया हाँ फॉर्म आ गया, ठीक है भर दो उसको। तो ऐसा नहीं करना है। आप कोई भी नोटिफिकेशन लेके अच्छी तरीके से उसको पढ़िए, उसको समझिए कि आपके लिए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूची रिक्तियों की 10 गुना होगी। यानी 10 जितने भी मेंस या जितने भी ये पद दिए गए हैं उसके 10 गुना प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, कोटिवार समान कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हम इसके सिलेबस पे आते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं क्लियर साफ। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो ये प्रीलिम्स का आपका पूरा सिलेबस है, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये परीक्षा देनी है तो आप प्रीलिम्स का सिलेबस बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, उसके हिसाब से आगे 1 बाय 1 काम करिए, टारगेटेड काम करिए, जिससे चीज़ें बेहतर हो सकें। ठीक है, और उसके बाद है इसमें 5वां पॉइंट, इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना, दिनांक इतना एवं सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कितना होगा, 40% अंक पाना अनिवार्य होगा। पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये सारा जो कम से कम इतना तो प्राप्त करना ही है, और इसके बाद जो टॉप लेवल पे होंगे उनकी मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं कोई सामान्य वर्ग का 30% पाया है और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो मिनिमम मार्क है वो 40% जनरल के लिए रखा गया है। ऐसे सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि 40% होना चाहिए, 36.5 होना चाहिए, 34% होना चाहिए और 32% होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा के ऊपर कि मुख्य परीक्षा इसकी किस लेवल की होगी, उसमें नंबर कितने जुड़ेंगे, कहाँ से जुड़ेंगे, क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ें। देखिए इसमें डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, लेकिन हाँ पेपर्स के बारे में डिटेल है कि कितने पेपर आपको मेंस में देने हैं, उनका सिलेबस बाद में आएगा वो। तो ये है मुख्य लिखित परीक्षा भाग 2। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपने देखा सब कुछ, तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए। सिलेबस मैंने अभी आपको 1 बाय 1 रीड किया है, उसको देख लीजिए, कितने नंबर के हैं वो देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है वो देख लीजिए, और कितने मिनिमम मार्क्स आपको पाने हैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे, मुख्य परीक्षा के बारे में, जो कि लिखित होगी, ये बहुविकल्पीय नहीं होगी। तो 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अनिवार्य विषय, इसमें अनिवार्य विषय क्या क्या है। पहला है सामान्य हिंदी, कितने अंक का होगा, 100। अब इसके बारे में लिखा गया है, इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो ये 100 अंक का जो हिंदी का पेपर होगा ये केवल क्वालिफाइंग होगा। दूसरा इसमें है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, ये 300 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र
ये होगा 300 अंक का, और निबंध होगा 300 अंक का। तो ये 3 पेपर जो हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और एसए, ये 900 नंबर के टोटल पेपर होंगे, जो कि आपको मुख्य परीक्षा में मेंस क्वालिफाई कराएंगे। और उसके बाद इसमें है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय में है, निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक का वस्तुनिष्ठ आधारित होगा। तो ये जो वैकल्पिक विषय होगा, ऑप्शनल होगा, ये 100 नंबर का होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा श्रेणी में प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आपका जो मेंस का नंबर जुड़ेगा, आपकी जो सिलेक्शन होगी, यानी जो मेरिट बनेगी, वो केवल इन 3 पेपरों के आधार पर बनेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हिंदी क्वालिफाइंग, वैकल्पिक विषय जो होगा वो भी क्वालिफाइंग। तो वैकल्पिक विषय क्या होगा, ये होगा ऑप्शनल, वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का, मल्टीपल चॉइस होगा, ये प्रीलिम्स में आप दिए हैं। अब उसमें सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, वैकल्पिक विषय में आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, कृषि विज्ञान, पशुपालन, चिकित्सा, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं जिसमें आप फैमिलियर हो, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आती हो। ठीक है, तो ये तो उसका था। अब ये है बाल विकास परियोजना अधिकारी, जो एकीकृत परीक्षा प्रीलिम्स में सभी के लिए साथ होगी, मुख्य परीक्षा अलग अलग होगी। तो मुख्य परीक्षा 69वीं जो प्रतियोगिता परीक्षा, उसके लिए सिलेबस हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें भी मुख्य परीक्षा का सिलेबस सामान्य हिंदी 100 अंक, सेम बिल्कुल पहले की तरह, 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ी जाएगी। और इसके बाद सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 300 अंक का, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 300 अंक का। ठीक है, ये हो गया इसमें। और उसके बाद वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए सेम बिल्कुल जैसे पहले था, सामान्य हिंदी और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 300 अंक का, 300 अंक का। इसमें देखिए वैकल्पिक विषय जो है क्या क्या है, जो बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए है। निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक वस्तुनिष्ठ आधारित का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। तो जब अभी आपने पहले देखा जो 69वीं प्रवेश परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें इस वैकल्पिक विषय की गणना नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसकी गणना की जाएगी वैकल्पिक विषय की। किस पद में, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए। उसमें जो वैकल्पिक विषय होगा उसके जो मार्क होंगे 300 नंबर, उसमें मेंस में आपके जुड़ेंगे। जिसमें जो वैकल्पिक विषय कौन कौन से आप ले सकते हैं, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। ठीक है, तो ये आपको इसमें जो आपकी मेंस परीक्षा क्वालिफाई होंगी उसमें जुड़ेगा। किस पद के लिए, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पद के लिए। उसके बाद हम वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के देखते हैं। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, हिंदी के पेपर हैं जो कि क्वालिफाइंग है। उसके बाद जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और यहाँ भी जो ऐच्छिक विषय होगा वो 300 अंक का होगा। और इसकी जो मतलब इसके जो मार्क होंगे वो काउंट किए जाएंगे। लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आप ले सकते हैं, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी। तो इसके भी जो नंबर होंगे 300, ये आपके मुख्य परीक्षा के मार्क में जुड़ेंगे। बाकी इसके नहीं जुड़ेंगे, ये दो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और ये भी जुड़ेगा। पुलिस उपाधीक्षक में देखते हैं। पुलिस उपाधीक्षक में सामान्य हिंदी और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ये बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे देखिए एसए भी आएगा। ठीक है, ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये 3 यहाँ पे काउंट होंगे। किस पद के लिए, पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी। और इसमें जो वैकल्पिक विषय होगा, निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। ठीक है, तो उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन आईटी का है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स संचार की विशेषज्ञता हो। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, इसमें जो है वैकल्पिक विषय के मार्क मुख्य परीक्षा में जुड़ेंगे और उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जो आप मुख्य परीक्षा देंगे उसमें जो होगा वैकल्पिक विषय, यहाँ पे 100 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ होगा, इसमें जो आपकी मेरिट होगी वो काउंट नहीं होगी। तो ये आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए कि अगर आप इन तीनों पदों के लिए दे रहे हैं तो वैकल्पिक विषय के मार्क काउंट होंगे, और अगर
इस परीक्षा के लिए आप दे रहे हैं तो यहाँ पे वैकल्पिक विषय के मार्क काउंट नहीं होंगे। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, ठीक है। ये आप इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस पे। मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी इसमें, और यहाँ पे जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, प्रयोजनार्थ एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। इस पद के लिए, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पद के लिए भी साफ साफ लिखा है, एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक के लिए भी लिखा है, एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। तो ये चीज़ें आप दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, और बार बार मतलब किसी से और पूछने की ज़रूरत है कि नहीं है कि नहीं, आप सीधा नोटिफिकेशन पे फोकस करिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें कुछ टिप्पणी लिखी हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन पत्र भरवाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। और एकीकृत मुख्य लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पद के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग अलग होंगे, जिनमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, ये तो होते ही हैं, हमेशा होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मुख्य परीक्षा के बाद जो चीज़ आएगी वो हो गया व्यक्तिगत परीक्षण या इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं। तो मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तिगत परीक्षण 120 अंकों का होगा, ठीक है। तो ये आपका उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, और 120 नंबर का वो इंटरव्यू होगा। अधिमानता का चुनाव, ये सारा एक अलग चीज़ है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, जिसके लिए इसमें लिखा गया आपको कि 16 रुपये पे करना पड़ेगा मेडिकल कराने के लिए अपना। अब इसके बाद हम आते हैं मेरिट लिस्ट पे या मेधा सूची पे। 69वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के 900 अंक, जिसमें से सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 300 अंक, और निबंध जो होगा वो 300 अंक, एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। ये तो 69वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। अब दूसरे पद के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मुख्य परीक्षा के 900 अंक कौन कौन से? सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 300 अंक, एवं ऐच्छिक विषय 300 अंक, एवं साक्षात्कार के 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। उसके बाद जो तीसरा पद है पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए मुख्य परीक्षा के 1200 अंक। कैसे? सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 300 अंक, निबंध 300 अंक, एवं एक ऐच्छिक विषय 300 अंक, एवं साक्षात्कार के 120 अंक, कुल 1320 अंकों के आधार पर पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा। तो ये मेरिट लिस्ट के बारे में डिटेल है कि किस परीक्षा में कितने मार्क की मुख्य परीक्षा आपको देनी है और कहाँ पे कैसे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी मेरिट लिस्ट हो गई। और हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब से है? ये है 15 जुलाई 2023 से, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 5 अगस्त 2023 है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं इस परीक्षा के बारे में। मुझे लगता है आपकी सारी चीज़ें, इसमें जो सारी संभावनाएं होंगी या जो दिमाग में कुछ चल रहा होगा वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस परीक्षा को लेके। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी साफ साफ इसमें लिख दिया गया है कि यही होगा, और उसकी जो योजनाएं हैं वो भी बताएगी कि हाँ कैसे होगा, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो ये सारा इसमें था, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी यहाँ पे डिस्कस कर दी है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें कुछ आपको जानना बाकी नहीं रह गया है, बस एक चीज़ बाकी रह गई है कि आप आराम से इस परीक्षा को तैयार करना शुरू करिए, ठीक है, और इसमें लगिए, क्योंकि सिलेबस आपके पास है। और जो आपको पढ़ना है उसके लिए सबसे पहला काम आप करिए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 5 साल 8 साल 10 साल के जो भी मिल जाएँ आपको, आप उनको देखिए अच्छी तरीके से। पहले सॉल्व मत करिए, पहले उनको आप देखिए कि क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उनके टॉपिक को पढ़ना शुरू करिए वन बाय वन। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, सभी लोगों से मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, बुक कोई भी नहीं ख़राब होती है। अक्सर लोग बुक पूछते रहते हैं कि कौन सी किताब लेने की जिससे सारा का सारा फंस जाए हमारा। तो भैया ऐसी तो कोई किताब दुनिया में बनी नहीं है
कि आप कोई किताब कोई आपको बता दे और सारा सारा उसी से फंस जाए आपका। ठीक है, किताबें सारी बढ़िया हैं, किताब आप चाहे जो ले लीजिए, फंसाना ना फंसाना प्रश्न वो आपके बस की बात है दुनिया में, और उसको कोई नहीं कर सकता है। आप जितनी गंभीरता से चीज़ों को पढ़ेंगे, जितनी गंभीरता से चीज़ों को थिंक करेंगे, उतना ही अच्छा आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो किताब के लिए बिल्कुल मत भटकिए। मैं खास तौर पे उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो दूर दराज रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास ऑप्शनल नहीं होते हैं, अच्छी किताबें नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए मैं विशेष तौर पे कहूँगा कि आपके पास जो बुक है आप उसको परिपूर्ण समझिए, आप उसको समझिए कि हमारे पास संपूर्ण बुक है, बाकी और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ आपकी मेहनत करने की। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से मेहनत करिए और बाकी चीज़ों को क्लैरिफाई करिए। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर करिए, जिससे उनका भी वो भी इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जान जाए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।